जय श्री राधे बच्चों जी। हाँ भैया, आपका आज एडवांस अकाउंट्स का पेपर सितंबर 2025 का कंप्लीट हो गया। आई होप आप सब सही करके आए होंगे पेपर को। पेपर की अगर हम बात करें तो पेपर बहुत अपन ये कह सकते हैं कि टफ तो था ही नहीं, मतलब इजी भी नहीं कह सकते भाई। अपन जब पेपर देने जाते तो इजी का मतलब क्या और टफ का मतलब क्या, ये तो अपन पता नहीं कर सकते ना। तो अगर अपन पार्ट ए को देखते हैं तो पार्ट ए में ऐसा कुछ था ही नहीं जो अपन लोगों ने नहीं किया हो। अपन के पास हम लोगों ने सारे जो कॉन्सेप्ट थे एएस के वो आपको बताए थे, जिस पैटर्न पर के सिनेरियो बनेंगे और उसके सिनेरियो से सारे क्वेश्चंस आपके पास आए हुए हैं। और ऑलमोस्टली अगर देखा जाए तो वीएसआई मॉड्यूल जो अपन लेते हैं अपन ने दे रखा है आपको, लगभग उसी पैटर्न से ये क्वेश्चंस उठाए गए। और वीएसआई पैटर्न का मतलब अगर अपन ये कहें कि भाई आईसीआई मॉड्यूल, तो आईसीआई मॉड्यूल के अकॉर्डिंग ही आपके पास पूरा पेपर आया है। अगर अपन पार्ट ए की बात करें तो हम यहाँ जो डिस्कस करेंगे अभी आपका पार्ट फर्स्ट, जो पार्ट ए है, अगर अपन बात करें कि जो पार्ट फर्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपके केस बेस्ड सिनेरियो के क्वेश्चंस हैं वो हम कर रहे हैं। तो इसका पहला जो अपना पार्ट था, मतलब उसमें जो क्वेश्चंस थे ऑलमोस्टली सारे एएस बेस्ड थे, एक्सक्लूडिंग वन क्वेश्चन जो पहला था आपका, दैट इज रिलेटेड टू द बाईबैक, और बाकी के क्वेश्चन सारे एएस बेस्ड हैं। तो इनके अपन आंसर एक बार क्विकली देख लेते हैं, मैच आउट कर लेना आप लोग। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, पहले सुन लेना। आपका ये सिर्फ आपको एक ही इंफॉर्मेटिव है कि भाई आप लोग एक बार चेक कर लें कि हम सोल्यूशन में क्या करके आए हैं, वो थोड़ा सा टैली हो जाए, दैट इज और ओनली टैली बेस्ड है। तो आप लोग ये ध्यान रखना और टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। जब करिए तो वो तो ठाकुर की कृपा है, वो आपको नंबर जैसा भी मिलेगा, ठीक है। तो देखिए अपन लोग जो सबसे पहला अपना क्वेश्चंस था ये अपन अच्छा ये देखना, सीरीज जो है ना, आप लोग सीरीज आपको अलग अलग मिली होगी ना, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आप मैच आउट कर लेना। ये हम जो दे रहे हैं सीरीज, वो मेरे पास जो भी सीरीज है CNJ1 की वो वाली आई हुई है मेरे पास, तो हम उसके बेस के ऊपर आंसर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन था जो आपका बाईबैक का था। बाईबैक में आपको जो है इसने ये बोला है कि एक कंपनी है वो 4 जुलाई को बाईबैक उठा रही है, वो मैक्सिमम बाईबैक करना चाहती है, ठीक है। 4 जुलाई को, 1 जुलाई को कंपनी की डिटेल आपको दे रखी है, 4 जुलाई को ये करना चाहती है बाईबैक। 1 जुलाई को इसके डेटा इस तरह थे। बाईबैक में बेसिकली अपन लोग का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान होगा कि मैक्सिमम बाईबैक परमिसिबल जो है वो सेक्शन 68 जो है वो आपको बताता है, सेक्शन 68 से लेकर 70 तक। उसमें आपको बता रखा है जो टेस्ट लगते हैं, रिसोर्सेज टेस्ट सबसे पहला, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, और तीसरा डेट इक्विटी टेस्ट। तो इसने जो क्वेश्चन पूछा है वो डेट इक्विटी टेस्ट के बिहाफ पर पूछा है। तो अगर अपन बात करें तो इसने एक बोला है कि भाई 4 जुलाई को ये क्या करना चाहता है, बाईबैक करना चाहता है। 4 जुलाई से पहले, 4 जुलाई से पहले इसने 50 लाख का लोन का रीपेमेंट कर दिया, पे आउट कर दिया। तो इसका मतलब डेट उससे कम हो जाएंगे, तो इसका मतलब 350 लाख के अगर इसका लोन फंड है, 50 लाख अगर इसको पेमेंट कर देगा तो 300 लाख के रिमेनिंग बचेंगे। तो अब हम जब डेट इक्विटी रेशियो को देखते हैं तो डेट में 300 रह गया, 300 लाख रह गया, 300 का 1.5 मतलब हाफ, ठीक है, 1/2 डेट की आधी इक्विटी मेंटेन होनी चाहिए। तो 300 का आधा कितना हो गया, 175, मतलब लगभग 175 लाख रुपए का आपको क्या रखना है, इक्विटी आपको मेंटेन करनी चाहिए। और जो प्रेजेंट सिनेरियो दे रखा है वो आप ये देखें, कंपनी के पास अभी जो इक्विटी है वो 45, 74, 30, 25, यही इक्विटी का डेफिनेशन होती है कि इक्विटी प्लस फ्री रिजर्व्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर द पर्पस ऑफ बाईबैक, ये आपको पता है। तो अगर अपन देखें तो 174, और जबकि इक्विटी मेंटेन कितनी करनी है, 175। तो अगर देखा जाए तो अगर अपन उसके हिसाब से देखें तो कितनी इक्विटी होनी चाहिए, तो आपने देखा, चेकआउट किया कि भैया 45 और इनको सबको जोड़ोगे ना तो ये जो आएंगे वो आपका कितना आएगा, 174 आएगा लगभग, ठीक है। जोड़ के देख लो, 45 और 25 कितने हो गए, 70, 70 और 30 100, 174, ठीक है। अब 300 अगर अपने पास है, कितना, 350 है,
तो 350 का आधा अगर अपन बात करते हैं तो 175 होता है। तो इसका मतलब अगर करंट सिचुएशन, अगर डेट का अमाउंट नहीं चुकाए हम, तो हम ये मान के चलते हैं तो 175 मेंटेन करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या ही नहीं कर सकती इक्विटी, तो ये बाईबैक कर ही नहीं सकती। और अगर ये 50 लाख का लोन रीपेमेंट कर देते तो बचती है कितनी, 300। 300 का आधा कितना होता है, 150। तो इसका मतलब अब यहां पर बाईबैक का क्या है, स्कोप है। बाईबैक का कितना स्कोप है, 24 लाख का। तो 24 लाख का अगर अपन बाईबैक करते हैं तो 24 लाख का बाईबैक जब आप करोगे, बाईबैक में कहने का मतलब 24 लाख का बाईबैक अपन लेंगे, तो इस 24 लाख में से अपने को सीआरआर मेंटेन करना है, इक्विटी वालों को उनकी कैपिटल वापस करनी है, एज वेल एज आपको क्या देना है, प्रीमियम ऑन बाईबैक भी देना है। अब ये कितने का, 250 रुपए का अगर मान लो मार्केट वैल्यू चल रही है और कंपनी कह रही है मैं 20% ओवर मार्केट वैल्यू करूंगी, तो इसका मतलब ओवर मार्केट वैल्यू अगर 20% जाएंगे तो लगभग अगर अपन बात करें तो कितना हो गया, 250 प्लस 20%, कहने का मतलब कितना हो गया, 300। तो 300 रुपए तो आपको बाईबैक करने के लिए चाहिए। एक शेयर बाईबैक होगा तो 300 रुपए तो आपको पर शेयर चाहिए, और आपको 100 रुपए किसके लिए चाहिए, सीआरआर के लिए। तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट फॉर एवरी शेयर बाईबैक अपने को 400 क्या होगा, डायल्यूशन जाएगा आउट ऑफ योर इक्विटी। तो अपने पास इक्विटी डायल्यूशन के लिए कितनी तैयार है, 24 लाख। 24 लाख में 400 का अगर पर शेयर बाईबैक का डायल्यूशन जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6000 शेयर। कंडीशन ये है, कंडीशन ध्यान रखना कि अगर ये पहले क्या कर दे, लोन का पेमेंट कर दिया है तब, अगर लोन का पेमेंट ही नहीं करे तो फिर भाई साहब ये 350 का आधा कितना होता है, 175, तो ये बाईबैक कर ही नहीं सकती। तो अब इसके कांस्टेंट में इसने क्वेश्चन जो पूछे हैं वो देखिए आप फटाफट। सबसे पहला इसने पूछा अगर ये कंपनी बाईबैक कर दे, क्या व्हाट विल बी द इक्विटी शेयर कैपिटल आफ्टर बाईबैक। अगर ये बाईबैक कर दे, ये जो अपन क्वेश्चन पढ़ के आए हैं, अगर उसके हिसाब से अगर बाईबैक करे तो 6000 शेयर बाईबैक कर सकती है। 6000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया, 6 लाख। तो 6 लाख की क्या हो जाएगी, 6 लाख जो है बाईबैक हो जाएगी। तो 6 लाख की बाईबैक करने के बाद कंपनी की कैपिटल कितनी बचेगी, टोटल कैपिटल अभी कितनी है, टोटल कैपिटल अभी कितनी है, जरा देखो टोटल कैपिटल अभी कितनी है भाई कंपनी की, 45 लाख। 45 लाख में 6 लाख का अगर फेस वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा तो कितनी इक्विटी शेयर कैपिटल बचेगी, बताइए कितनी बचेगी, 39 लाख। दैट्स इट, ओके। तो 39 लाख इसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन का इसका जो आंसर है वो डी है। सेकंड है व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसेबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट कैन बी बॉट बैक इफ द लोन अमाउंट फंड इज 350। अगर लोन अमाउंट 350 ही रहता है तो 350 का आधा मेंटेन करना पड़ेगा। इसका मतलब कितना, 175। कंपनी की इक्विटी अभी कितनी है, 174 है, तो इसको इक्विटी मेंटेन तो कितनी करनी है, 175। तो इसका मतलब तो ये पहले ही क्या कर रही है, फेल हो रही है, तो इसका मतलब इक्विटी तो बाईबैक कर नहीं सकती। अगर तो इसका आंसर आ जाएगा क्या कि अगर 350 का लोन फंड अगर रखती है तो कंपनी एक भी शेयर बाईबैक नहीं कर सकती। डेट इक्विटी रेशियो हो जाएगा नील, कि डेट इक्विटी रेशियो के हिसाब से नील शेयर बाईबैक है, तो नील शेयर तो नील आएगा आंसर। और अगर बात करें यहाँ पर व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसेबल नंबर ऑफ शेयर, अगर कंपनी का फंड अमाउंट कितना है, 300 लाख है, 300 लाख है तो कंपनी कितने शेयर बाईबैक कर सकती है, 6000 शेयर बाईबैक कर सकती है। ठीक है, डी आंसर आ जाएगा। फोर्थ का अगर कह रहा है व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बॉट बैक as per the Companies Act 2013 according to the decision made on basis of above two questions। तो ये कह रहा है कि अगर अपन दो क्वेश्चन पढ़ के आए हैं, एक में तो ना और एक में 6000, अगर दोनों के बेस पे कंपनी अगर क्या करना चाहे, एक्ट को फॉलो करते हुए आंसर देना चाहे कि मैं तो बाईबैक करना चाहती हूं नहीं, तो कंपनी ऑप्शन लेगी बाईबैक करना है तो बाईबैक को कर सकती है। तो बाईबैक कितना कर देगी, वो आपका 6000 शेयर का बाईबैक कर देगी। ठीक है, कोई इसको नहीं देखना, वो पहले उसके हिसाब से हो गया, वो 6000 शेयर का आंसर जाएगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 इसने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 है इसी का है। एज पर रूल 7 ऑफ द कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014, डीडीआर बोलते हैं अपन, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन रूल 2014, इन द इवेंट ऑफ इनएडिकेशन ऑफ द प्रॉफिट्स इन एनी ईयर अ कंपनी में डिक्लेयर डिविडेंड। पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा। अगर किसी कंपनी के पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है करंट ईयर में और वो पास्ट ईयर के प्रॉफिट से क्या करना चाहती है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, तो कर सकती है। कितना कर सकती है वो आपको पता है, वो कितना करना, क्या कितना कर सकते हैं अपन, 1/10 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, इतना कर सकती है। ठीक है, तो इसमें आंसर देख लो, 10% का मतलब क्या हो गया, 1/10 हो गया ना नालायको। देखो इसमें तो कितना आ जाएगा, इसमें आंसर कितना जाएगा, 1/10 ऑफ टोटल असेट, 1/5 तो छोड़ो, 1/10 का है, 1/10 टोटल असेट का तो कोई है ही नहीं, क्या लिखा हुआ है, 1/10 ऑफ द सम ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, दैट्स इट। उसके बाद चलिए एक क्वेश्चन आएगा, फोकट के नंबर आए हैं, ये अगर देखें तो सारे एस फोकट के हैं। अब यहां देखो केस सिनेरियो सेकंड, ये कह रहा है कि भैया
एक पीटीयू कंपनी है कोई, इसके पास 6 सेगमेंट है, पी क्यू आर एस टी यू, द टोटल रेवेन्यू एक्सटर्नल और इंटरनल एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड असेट्स सेट आउट बिलो। इसकी ये आपको सेगमेंट क्या है, सेगमेंट में आपको रिपोर्टेबल सेगमेंट चूज करना हो तो आपको क्या बताया था, 3 कंडीशन थी, 3 में से कोई भी एक फुलफिल कर दे, क्या आ जाएगा, रिपोर्टेबल सेगमेंट होगा। कितनी थी वो लिमिट, 10%। 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, क्या क्या, कौन कौन सी, इंटरनल और एक्सटर्नल, वो होनी चाहिए। या 10% ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट कौन सा, प्रॉफिट और लॉस विच एवर इज हायर, उन दोनों में से जो ज्यादा हो उसको बेस बनाओ। और तीसरा आपका असेट्स, असेट टोटल असेट की 10% अगर हो तो अपन क्या करेंगे, रिपोर्टेबल सेगमेंट है। अब चेक कर लो टोटल असेट, टोटल सबसे पहले देख लो टोटल रेवेन्यू इसकी कितनी है, 300 है, 250 और 50 कितनी होगी, 300, 300 का 10% कितना होता है, 30, 46 है, मतलब अगर देखा जाए तो 22, 22 और 20 कितने हो गए, 42, 42 और 3 45, 45 और 46, 46 और 4 50, 50,000 तो क्या है, 50,000 के तो आप क्या मान के चलो, 50,000 लाख, 50 लाख है, 50 लाख के तो प्रॉफिट है, और इसके पास क्या है, लॉस कितने का है, 4 का, तो 46 नेट ऑफ है। हमने कहा था कि जब चेक करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी विच एवर इज हायर, देखो तो प्रॉफिट ज्यादा है, प्रॉफिट को बेस बनाओ, उसका 50 का 10% कितना होता है, 5, तो इसका मतलब जिसकी प्रॉफिट 5 या 5 से ज्यादा होंगे रिपोर्टेबल सेगमेंट है, और 5 से नीचे है तो रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं है। असेट, असेट कितनी है, 350, 350 का कितना परसेंट, 10%, 35 होना चाहिए। हर की असेट, अगर किसी भी सेगमेंट की असेट 35 या 35 से ज्यादा हुई रिपोर्टेबल है, 35 से नीचे जाती क्या है, रिपोर्टेबल नहीं है। चेक कर लो तो 300 का 10% कितना होता है, 30, देखो 30 किसकी है, इसकी है, तो पी क्यू की भी है, आर की नहीं है, एस की भी नहीं है, टी की है, और क्यू की नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब पी क्यू और टी, ये 3 सेगमेंट रिपोर्टेबल है अकॉर्डिंग टू सेल्स। अगर प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो ये दोनों पी और टी, ये दो है। और अगर टोटल असेट्स के हिसाब से देखें तो 350 का 10% 35, तो 35 इसकी भी है, इसकी भी असेट 35 है, इसकी नहीं है, इसकी नहीं है, इसकी नहीं है, इसकी नहीं है, बात खत्म। तो इसका मतलब पी और क्यू की ही असेट्स बेस पे है। तो अब इस आंसर पूछो क्या क्या कह रहा है। अगर कह रहा है रिपोर्टेबल सेगमेंट बताओ ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल टेस्ट, ओवरऑल टेस्ट का मतलब तीनों लगा के देख ले। मैंने क्या कहा था, कोई भी एक कंडीशन पूरी कर दे, क्या है रिपोर्टेबल है। तो अगर मान लो देखो, तो इसने पी ने ये वाली कंडीशन पूरी कर दी, सेल वाली कौन सी भी कर दी, रिजल्ट वाली भी कर दी, और टोटल असेट वाली भी कर दी। क्यू ने ये वाली कर दी, ये वाली कर दी, ये नहीं करी, तो इसका मतलब कर तो दी ना, इसने कोई सी भी नहीं करी, इसने कोई सी भी नहीं करी, इसने ये वाली कर दी, कौन सी वाली, रेवेन्यू वाली, और कौन सी भी कर दी, इसने रिजल्ट वाली कर दी, लेकिन असेट वाली पिट गई, तो नहीं होगा। यू ने तो कोई सी नहीं करी, तो इसका मतलब कौन कौन से, पी और क्यू और टी, ये रिपोर्टेबल है, ए आंसर आएगा इसका। फिर कह रहा है अगर रेवेन्यू टेस्ट के हिसाब से कौन सी है, तीनों है, रेवेन्यू के हिसाब से 3 ही कर रहे हैं, पी क्यू और टी। अगर अपन बात करें प्रॉफिटेबिलिटी टेस्ट के, तो प्रॉफिट के हिसाब से कितने कर रहे हैं, 2 जने, कौन कौन सा, पी और टी। असेट्स के हिसाब से देखें तो असेट्स के हिसाब से कौन सा रिपोर्टेबल सेगमेंट है, कितना, 35 होना चाहिए, तो दो ही रिपोर्टेबल, कौन कौन सा, पी और क्यू, डी आंसर आएगा, ठीक है, सी इसका डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि कोई कंपनी है, इसने पूरा केस सिनेरियो बना के दे दिया। इस एएस की खासियत देखो, इस वाले क्वेश्चन की, इसमें 3 एएस घुसेड़ दिए इसने, अगले ने क्या करा, तू तो टाइम का क्या करके जा, बर्बाद कर, 10-15-20 मिनट किया, 25 मिनट का आधा घंटा खा के जा, आधा घंटा इस क्वेश्चन में निकाल ले तू बैठा बैठा। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर जब सारे क्वेश्चन आए तो सारे क्वेश्चन के पहले आपको प्रोविजन आपको ध्यान रखना है, कौन सा क्लिक करना है, माइंड में ये ध्यान रखना है। अब इसने क्या किया, इसने ये कह दिया कि कंपनी है वो जो क्या कर रही है, उसको स्टेट गवर्नमेंट से ग्रांट मिली 150, सबसा क्लिक कर दिया, एस 12 लगेगा। फिर उसके कह रहा है नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में लगाया, अब नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में लगाया, लेकिन इसने ये थोड़ी ना बोला प्रमोटर का है, इसका है, हम बाद में देखेंगे। बैंक लोन भी उठा लिया, बैंक लोन का नाम आते ही इसके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, एस 16 का क्वेश्चन पक्का पक्का पूछेगा। ये 50 लाख का लोन उठा लिया, फिर इसने ग्रांट का पैसा और लोन का पैसा इस तरह से यूटिलाइज किया है। ग्रांट का पैसा जो है टोटल इन्होंने 100 लाख की क्या खरीदी, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग कराई, 60 लाख ग्रांट वाले लगाए हैं और 30 लाख आउट ऑफ लोन लगाया है। परचेज ऑफ मशीनरी 50 लाख की है, जिसमें 40 तो क्या करें ग्रांट में से लगे हैं, बाकी का 20 लाख लोन में से लगाया, ठीक है। एडवांस और परचेज ऑफ लोडिंग व्हीकल 30 इसने ये किस में से लगाए हैं, ग्रांट में से लगाए। वर्किंग कैपिटल 20 लाख की लगी है, वो 20 लाख की क्या करी है इसने, पूरी की पूरी किस में लगाई है, आपके आउट ऑफ ग्रांट से लगाई है। कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीनरी वाज कंप्लीटेड ऑन द 31 मार्च 2025। अभी लोन ग्रांट कब मिली है इसको, अप्रैल 2022 में, ठीक है। और
लोन कब उठाया है? 1 अप्रैल को, ठीक। अब और इसने कंप्लीशन कब की है? बिल्डिंग कंप्लीट हुई है 31 मार्च 2025 को, समझ गए। और मशीन भी कब इंस्टॉल हुई है? 31 मार्च 2025 को। सबसे पहले डिलीवरी ऑफ लोडिंग व्हीकल वाज नॉट रिसीव्ड, तो व्हीकल की डिलीवरी अभी तक नहीं आई है। ट्रक वर्क बनवा रहा होगा, बनाने दे, उसका कोई दिक्कत नहीं। टोटल इंटरेस्ट कितना है? 5,50,000 31 मार्च 2025 तक क्या किया है इसने? लगाया है। बैंक वालों ने 550 का ब्याज लिया है। आगे कह रहा है द स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट वाज क्रेडिटेड टू द डेफर्ड ग्रांट इनकम, मतलब इन्होंने क्या कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट से जो ग्रांट मिली उनको कौन से कॉन्सेप्ट ले लिया इन्होंने? डीजीआई वाला कॉन्सेप्ट ले लिया कि डेफर्ड ग्रांट में कर दिया हमने, रादर देन असेट्स को क्या करने के, क्रेडिट करने के। करेगा भी वो। अब इसने क्या किया, डीजीआई में ट्रांसफर कर दिया, तो डीजीआई क्रेडिट कर दिया होगा, तो जितने भी इसने कंस्ट्रक्शन का, इसका, मशीन का, सबका इसमें डीजीआई में पटक दिया। ये कह रहा है आउट ऑफ द ग्रांट ₹30 लाख यूज फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी वर रिफंडेड इन मार्च 2025। जो आपने ये मशीन परचेज किए 50 लाख की, इसमें से 40 लाख रुपए आपने ग्रांट वाले यूज करे हैं, तो वो कह रहा है कि इसमें से 30 लाख रुपए हमको रिफंड करने पड़ेंगे। 31 मार्च मतलब मार्च 2025 में रिफंड कर दी गई। क्यों कर दी गई? कोई नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन होगा, कह रहा है अभी अगला, ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ द सर्टेन गवर्नमेंट कंडीशन। ठीक है, 25 में हमने वापस कर दी। अब ये बिल्डिंग भी बनी, मतलब सॉरी ये मशीनरी भी 25 में इंस्टॉल हुई है और 25 में ही आपने ग्रांट वापस कर दी, तो इसका मतलब ये मशीनरी कौन सी होगी? आपने क्या नहीं की, परचेज ही मशीनरी होगी। और क्या पता गवर्नमेंट ने क्या कंडीशन लगाई हो, क्या मशीन खरीदनी पड़ेगी, कस्टमाइज कराओ, किसी दूसरे का धंधा चलने दो, ठीक है, तो वहां का परचेज करोगे तो उसका आप लोग टाइम लगेगा, तो कंडीशन ऐसी लगाई हो। तो इसने मशीन परचेज कर ली और परचेज करके लगा दी, जबकि उसको कस्टमाइज कराना चाहिए था। क्या पता ऐसा भी हो सकता है, अपन कुछ नहीं कह रहे। इसने क्या कि मैंने तो मशीन परचेज करके लगा भी दी, मतलब रेडी फॉर यूज है। अब आगे क्या कह रहा है ये, अब ये कह रहा है गवर्नमेंट कंडीशन की नहीं फुलफिल, यही कंडीशन होगी और तो कौन सी नहीं हो सकती। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन इज 4 ईयर विद नील रेजिडुअल वैल्यू। इसका मतलब इस मशीन की एस्टिमेटेड लाइफ 4 साल दे दी, इसका रेजिडुअल वैल्यू कुछ नहीं है, ठीक है। अब आगे ये कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 2024-25 द कंपनी आल्सो रिसीव सब्सिडी फ्रॉम 8 लाख फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सेटिंग ऑफ द यूनिट इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया। सेंट्रल गवर्नमेंट से इसको क्या मिला है? सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको अगर बैकवर्ड एरिया के लिए आपको क्या मिल जाए, ग्रांट मिल जाए, तो आपको ध्यान रखना हमेशा वो कौन सी होती है, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन ग्रांट होती है, ठीक है। आगे रो भी देगा अगले मैंने आपको बार बार बताया कि जैसे ही क्वेश्चन आएगा वो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन बोलेगा, ये लो लिख दो, दिस सब्सिडी इज द नेचर ऑफ द प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, अब प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की जो ग्रांट मिलती है उसको कहां लेके जाते हैं अपन, कहां लेके जाते हैं? कैपिटल रिजर्व में लेके जाते हैं ना, दैट्स इट। ना उसे डिविडेंड बांट सकते, ना वो डेफर्ड हो सकती, ना इनकम मान सकते। आगे कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 24-25 द कंपनी इनकम 18 लाख तो पब्लिसिटी, ये लो 26 भी घुसेड़ दिया इसमें। तो ये कह रहा है कंपनी क्या कर रही है, 18 लाख पब्लिसिटी एंड रिसर्च में काम में किए हैं फॉर अ न्यू कस्टमर प्रोडक्ट, न्यू कंज्यूमर प्रोडक्ट विच वाज मार्केटेड इन द सेम ईयर। इसी साल में इन्होंने मार्केट करी, लेकिन क्या हो गया, ये प्रोडक्ट फेल हो गया। तो इसका मतलब तो इसका तो क्या हो गया, जन्म लेने से पहले ही मर गया है, तो प्री मैच्योर हो गया। तो इसका मतलब क्या करो इसको, ये तो खत्म ही हो गया ना, तो ये तो इसका पूरा लॉस है, राइट ऑफ कर दो। क्या कर देंगे अपन? और वैसे भी पब्लिसिटी इंस्टेंट जितने भी होते हैं, एडवर्टाइजमेंट, ह्यूज एडवर्टाइजमेंट, शुरू से एब इनिशियो क्या माना जाता है, खर्चा माना जाता है, ठीक है। असेट तो क्रिएट करेगा नहीं। ये क्वेश्चन उस दिया आपको, कह रहा है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट केसेस, आप इनके आंसर दे दीजिए। सबसे पहले तो ये 26 टिका दिया, ये सबसे पहले यहीं से पकड़ा, यहीं से छोड़ दिया आपको, ठीक है। ये तो शुक्र करो इसकी भली मानस, इसने ऊपर वाला क्वेश्चन यहीं कहीं पूछ लिया, नहीं तो अगर ये पूछ लेता वहां से, तो पहले तो उसको पढ़ के आओ, टाइम थोड़ा तो बचवाया इसने। तो AS26 क्या कहता है? AS26 कहता है कि जो आपके पब्लिसिटी के खर्चे हैं वो P&L में ट्रांसफर कर दो। क्लिक, आंसर देखो कौन सा आंसर जाएगा, डी आंसर आएगा। 18 लाख इज चार्ज एज द एक्सपेंसेस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L। दैट इज व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। आपने क्या उठाया था, लोन उठाया था 50 लाख का, 50 लाख के ऊपर आपने क्या दिया है, इंटरेस्ट दिया 550 का। ये 550 का जो इंटरेस्ट है वो आपको कैपिटलाइज करना चाहिए, कैसा करना चाहिए ये देखना है, चेक करना है। सबसे पहले ये देखो इसने अमाउंट को यूज कहां करा है। अमाउंट को यूज इसने करा है किसमें, दो चीजों में। एक तो कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, इट्स टेक अ टाइम, सब्सटेंशियल टाइम। अगर सब्सटेंशियल टाइम लिएगा तो ये क्वालिफाइंग असेट है। क्वालिफाइंग असेट्स के लिए लिए गए लोन के ऊपर जो ब्याज दिया जाता है, कैपिटलाइज होता है, सीधा सीधा उसका तो हो जाएगा। लेकिन दूसरा है परचेज ऑफ मशीन परचेज की है, और वो भी मशीन, प्लांट एंड मशीनरी भी नहीं है। मशीन आप अगर परचेज करते हो रेडी फॉर यूज की कंडीशन में होती है, ये नॉन क्वालिफाइंग असेट है, तो इसका जो ब्याज बना होगा ये तो कैपिटलाइज नहीं करूंगा मैं। तो इसका मतलब मेरे को जो ब्याज है वो 3:2 के रेशो में इन द लोन अमाउंट रेशो क्या कर दो, कैपिटलाइज और P&L में ट्रांसफर कर दो। तो 3/5 550 है ना, 550 का 3/5 कितना हो गया, 330 हो गया। 330 तो कर दो कैपिटलाइज और 2,20,000 क्या कर दो, P&L से चार्ज कर दोगे। ये आंसर इसका आना चाहिए। तो 330, ये क्या पूछ रहा है, कैपिटलाइज कितना करोगे बोरिंग कॉस्ट, 330 करेंगे जी भाई, ठीक है। अजम्पशन ले रहे
क्या मैं यहाँ अजम्पशन तो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि एबीसीडी अजम्पशन थोड़ी ना लोगे। हाँ, लिखने वाली बात होती तो अपन रादर देन ये भी कह सकते थे, इधर ये या और ये कर सकते थे। यहाँ तो क्वेश्चन सीधा सीधा सा है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी है। हमने सीधा कहा था कि 3-30 क्या करो, जो मॉड्यूल की जा रहा हो उसी हिसाब से चलो। तो मॉड्यूल इस तरफ ही जा रहा है, 3-30 को कैपिटलाइज कर देंगे अपन। आगे क्या कह रहा है, इन मार्च 2005 व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डेफर्ड ग्रांट डेबिटेड टू व्हेन द ग्रांट रिसीव्ड ऑन 30 लाख रिफंडेड। कह रहा है 2025 मार्च में तुम रिफंड करोगे ग्रांट 30 लाख की, उसका क्या ट्रीटमेंट करोगे। आपको ये कह रहा है कि डेफर्ड इनकम, डेफर्ड ग्रांट डेबिट कितने से करोगे। अपन जब क्या करते हैं, ग्रांट को रिफंड करते हैं तो ग्रांट जिस अकाउंट में पड़ी है उसी को डेबिट करोगे। तो डेफर्ड ग्रांट इनकम अकाउंट डेबिट टू बैंक करोगे, कितना अमाउंट करोगे। तो अब आप ये बताओ, डेफर्ड ग्रांट में मशीनरी से रिलेटेड, मशीनरी वाली रिलेटेड तो वापस कर रहे हो, तो मशीन आपकी लगी कब है, इस साल ही। इस साल डिडक्शन भी नहीं लगा, ठीक, अभी तो डिडक्शन भी नहीं लगा। इससे पहले पहले आपने ग्रांट रिफंड कर दी, तो ग्रांट में कितना पड़ा होगा, 30 लाख। 30 लाख एज इट इज पड़ा है, तो उसको क्या कर देंगे हम, रिफंड कर देंगे। 30 लाख डेबिट होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 30 लाख, डी आंसर आएगा। ठीक है। अब कई बच्चों के दिमाग में पता नहीं क्या घुस रहा है, सर 22 में मिली थी, 22 से लगा रहे, तो 22 से तो मेरे काका सबसे पहले ये तो चेक कर लो 22 में आई थी ग्रांट, लेकिन उस असेट को, उस ग्रांट को आपने डीजीआई में पटक रखा है। डीजीआई किस में जाएगी, पीएनएल में जाएगी, इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। अब मशीन तो आपने इसी साल परचेज की है ना, 24 में, तो 24 में परचेज किया तो एंड में तो रेडी फॉर यूज है। इस साल का भी तो डेप्रिसिएशन लगना था, लगा ही नहीं। उससे पहले तो आपने क्या कर दी, रिफंड कर दी ग्रांट को। ग्रांट में 30 लाख ही तो पड़ा होगा, अभी डेप्रिसिएशन लगा ही नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि द फॉलोइंग ऑप्शन हैव बीन सजेस्टेड बाय द अकाउंटेंट। आपके अकाउंटेंट ने, मुंशी ने ZYX लिमिटेड को क्या ऑप्शन दिया, ट्रीटमेंट ऑफ सब्सिडी रिसीव्ड इन द नेचर ऑफ द प्रमोटर ग्रांट। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन ग्रांट का क्या क्या बताना चाहिए, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको क्या बताना चाहिए। भैया कैपिटल रिजर्व में धक्का दे दे, सीधा सा है, कहीं भी यूज मत करना, ना डिविडेंड बांट देना गलती से, और ना इसको डेफर कर देना, कोई इनकम मिलेगा कर ही रहे। तो यही तो कंडीशन थी उसमें, 3 बातें, कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर दो, और ना वो अब नाइदर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिविडेंड एंड नो ट्रांसफर टू द इनकम। यही तो करा था। ये 3 कंडीशन देख लो अगर है क्या इसमें। ये कह रहा है, ये लो कोई पूछ ली, क्वेश्चन बनाया था, याद कर लो, आपको बनवाया है। इट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ डेफर्ड इनकम, इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व, इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेबल एज डिविडेंड बट कंसीडर्ड एज डेफर्ड इनकम। तो इसमें से ये कह रहा है, 4 ऑप्शन दे दिए। अब आपसे पूछा, कंसीडरिंग द अबव व्हाट वाज द करेक्ट रेफरेंस टू द सब्सिडी रिसीव्ड इन द नेचर ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन 24-25। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के लिए 3 बातें याद रखनी है, ना तो ये डिविडेंड है, ना बांट सकता, ना ये मेरी इनकम है, और ये कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट होगी। इसका आंसर क्या है, ए, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है क्योंकि इनकम मान रहा है, गलत है। तो इसका मतलब ये 3 सही है। तो 3 वाला ऑप्शन देख लो कहां पर है, बी। ओके डन, 1 2 3, बी वाला आंसर सही है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन देखो। 14वां क्वेश्चन कह रहा है आपको, द फॉलोइंग डेटा अप्लाई टू एसआरएस लिमिटेड डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान। पेंशन प्लान का डेफर्ड आपको बेनिफिट प्लान दे रखा है, तो अगर उसकी फेयर वैल्यू दे दे, ओपनिंग फेयर वैल्यू दे दे, क्लोजिंग दे दे, तो आपको बेनिफिट पेड और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, यही तो करना है। तो सिंपल सा है। आप ये देखो, किसी चीज, जैसे हमारा मनजीत भाई है, अब इसने कर रखा है, मान लो ये पेंशन ने जमा करा रखा है, इसकी शुरू में 10 लाख रुपए खाते में थे, इसने और पैसा जमा कर दिया, इसके मालिक ने 3,50,000 इसके खाते में जमा कर दिया, टोटल कितना हो गया 13,50,000। 2.5 लाख रुपए इसमें पेड कर दिए, इसने 2.5 लाख रुपए में इसमें पेड कर दिए। कितने बचे भाई, 11 लाख ने। 11 लाख के बजाय एंड में इसके पास 31 मार्च 2025 को 14,25,000 की वर्थ है। कितना डिफरेंस आ गया, 3,25 का आ गया ना, 3,25 की एक्चुअल रिटर्न मिल गई, इसने कमा लिया 3,25,000 आंसर। आगे क्या कह रहा है, सी आंसर आएगा इसका 3,25,000। केपी लिमिटेड इंस्टॉलिंग न्यू प्लांट, ये S10 पर रख दिया, फोकट का नंबर दिया है अगले ने। क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर आपका है, मैं क्वेश्चन बता दूं, 16 नंबर क्वेश्चन है आपका बुक का, सेम एज इट इज है। डेटा चेंज है, सिर्फ 3 गुना डेटा है किताब में, इसमें 1/3 कर दिया। डेटा क्या करते हैं, क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ द प्लांट सप्लायर इनवॉइस का 45 लाख क्या होगी, कैपिटलाइज। उसके बाद आप देखो जरा, तो ये 45 लाख आपकी कॉस्ट में जोड़ोगे तो क्या, एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ प्लांट, मतलब पीपीई। पीपीई की जो कॉस्ट है, कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्लांट, परचेज कॉस्ट, ठीक है, ये जुड़ेगी। एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद इसको हटवाओगे, तुड़वाओगे, जो भी करवाओगे उसको हटाने की कॉस्ट लगेगी। तो आपको पता नहीं है कि 5 लाख रुपए जब खर्च होंगे तो उसका क्या ले लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। अब धनी ने प्रेजेंट वैल्यू दी नहीं है, मैं कहां से ले लूं, तो 5 लाख 3,25,000 सीधा सीधा क्या कर लूंगा, ये प्रेजेंट वैल्यू है, हम तो ये मान के चल रहे हैं, ये भी जुड़ जाएगा। ठीक है, 45 और 45 लाख, 325 लाख, और इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस
बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन, अभी कमर्शियल प्रोडक्शन हुआ भी नहीं, इससे पहले लॉस खा के बैठ गए, तो क्या करोगे, ये मशीन में जोड़ दोगे क्या? ये तो ये नहीं कहोगे मशीन की कॉस्ट में जोड़ेंगे और फिर हम क्या कर देंगे, इसको डेप्रिशिएट कराएंगे। भाई साहब हो गया लॉस, ठीक है। चाय में मक्खी गिर गई, याद करो एग्जाम्पल, गिर गई तो पी लोगे क्या उस चाय को? बात को फेंको ना उसको, बात खत्म। तो क्या करेंगे, 4 लाख, ये तो क्या नहीं होगा, जुड़ेगा नहीं। इंटरेस्ट पेड टू सप्लायर ऑफ प्लांट फॉर डेफर्ड क्रेडिट, आपने उस सप्लायर से क्या, भाई साहब उधार चाहिए मेरे को, 3-4 महीने बाद पेमेंट करूंगा, अगला कह रहा है ब्याज लूंगा, तो भाई साहब असेट तो रेडी फॉर यूज है। AS 16 क्या कहता है, AS 16 परमिट करेगा नहीं, AS 16 अभी भी क्या है, क्वालिफाइंग असेट है नहीं, क्योंकि क्या है, आप कह रहे हैं इंस्टॉल इन न्यू प्लांट और आप उसको डेफर और कर रहे हो कि भाई पैसा बाद में दूंगा, प्लांट मतलब इंस्टॉलेशन हो गया उसके बाद कह रहे हैं मैं पैसा बाद में दूंगा तेरे को, तो ब्याज इंस्टॉलेशन करने के बाद आपका अगर डेफर कर रहे हो तो वो ब्याज का आप क्या नहीं कर सकते, कैपिटलाइज कर ही नहीं सकते, बात खत्म। तो ये 2.5 लाख भी कैपिटलाइज नहीं होगा। इनिशियल हैंडलिंग कॉस्ट, मतलब जो सामान वामान लेके आएंगे, ट्रक में ही लेके आए होंगे, उसका पैसा लगेगा, वो तो कॉस्ट का पार्ट है, जब तक रेडी फॉर यूज नहीं हो जाए। तो इसका मतलब 185 जुड़ जाएगा। उसके बाद ये जुड़ जाएगा 5 लाख कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, साइट प्रिपेयर कराई होगी लकड़ी की, या फिर आपने किसमें वुडन की करवाई हो, चाहे एल्युमिनियम की कराई हो, चाहे आपने जो भी सीमेंटेड कराई हो, जो भी कराई हो वो कर देंगे। ये 5 लाख भी जुड़ जाएगा, 5 लाख ही जुड़ गया, जोड़ लिया जी, ठीक है। क्या बोला है, अच्छा, कंसल्टेंट्स यूज फॉर एडवाइस ऑन द एक्विजिशन ऑफ प्लांट, हमने याद कर लो वही है, क्या है कि ये आपको क्या है, टेक्निकल कोई एडवाइजर लिया है कि किसी एडवाइजर को अपन ने पकड़ा, भाई साहब यार ये प्लांट कहाँ मिलेगा, वो कह रहा ताइवान में मिलेगा। याद कर लो मैंने ताइवान वाला उदाहरण दिया था, वो कह रहा ताइवान में मेरी जानकारी मैं दिलवा दूंगा, ठीक है तो तू दिलवा दे भाई। तो वो कह रहा है कि मैं क्या लूंगा, मेरी फीस लूंगा, तो फीस लेगा तो भाई साहब क्यों दे रहे हो उस फीस, उस प्लांट को खरीदने के लिए, वो भी तो क्या है प्लांट के हिस्से का कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा, ये भी जोड़ देंगे। 675 ये जोड़ दो, ठीक है। टोटल अब करोगे तो आंसर आएगा 45, 3, 48, 49, 55, 55, 60, 60 और 61 और 61 लाख 85 हजार, तो 61,85,000 इसका आंसर आएगा। आंसर देखो कौन सा, 60, ये ए, तो ये ए आंसर इसका आ जाएगा। वेरी गुड, ये 15वां क्वेश्चन था आपका ये, ठीक है, डन, दैट्स इट। यही आपके क्वेश्चन थे 15 के 15, इसके आंसर आपने मैच कर लेना। मैं आपको एक बार फिर दोबारा से बता देता हूं, आंसर आप चेक कर लेना। वैसे मैंने ये PDF है जो आप देखते जाना, इसमें मैंने टिक मार्क कराई रखे हैं। अगर टोटल आंसर अपन देखें तो वो ये मेरे आंसर हैं अपन लोगों के। ये ओनली ये ध्यान रख लेना, ये सबसे पहले सुन लेना, हमने ओनली सजेस्टेड सॉल्यूशन पटक रहा हूं मैं आपको, ये मेरे व्यूज हैं। 11वें का क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या हो सकता है, मैं अभी ये बोल रहा हूं मेरे व्यू है ये, और अकॉर्डिंग टू ICI पैटर्न, ठीक है। बाकी की चर्चा दूसरे हैं, क्या है क्या नहीं है, मेरे व्यू है ये, ठीक है, मतलब हमारे VSI का वो ये है एंटायरली। देखिए आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सर 12 ढंग से लिखो, लिखना नहीं आता क्या, ओहो सॉरी, बस अब लिख देते हैं 12, 13, 14, 15। ये जो सीरीज मेरे पास है मैं उसके यहां पर आंसर दे रहा हूं, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि आप लेकिन हमारा तो आंसर है, तुम्हारे पास सीरीज दूरी सीरीज ये क्वेश्चन पलटते हैं, आपको पता होगा, हाँ सर पता है, ज्यादा ज्ञान मत पे लो आप हमें, ओके ठीक है। D, दूसरे का C, ठीक है, तीसरे का D, चौथे का D, पांचवे का C, छठे का A, सातवें का A, ये ध्यान रखना। अच्छा ये ध्यान रखना, तुम क्या करोगे, नालायक हो। 7वें का A, 8वें का C, 9वें का, 9th का है D, 10th का, 10th का D, 11th का A। ये ध्यान रखना 11th के क्वेश्चन को लेके आपके पास कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, कुछ क्या हो सकती है, चर्चाएं आपका ये हो सकता है, चिल्लाने लग जाओ, ठीक है, इसको लेके कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। बाकी का मेरा आंसर जो मैं दे रहा हूं, VSI दे रहा है, वो ये आंसर दे रहा है, हम तो अकॉर्डिंग टू ICI बोल रहे हैं, ठीक है। 12th का D और
13 का है आपका बी, 14 का सी और 15 का ए। ये हमारे आंसर हैं। और ये तो है आपका पार्ट 1 का, जो आपके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस थे। आपके सब्जेक्टिव का जो वीडियो है, मतलब जो सोल्यूशन है, वो आज हम बना लेंगे। और कल आपको और जब तक मतलब ये अगर मैं बात करूं तो लगभग कल पूरा लग जाएगा। इसको हम सॉल्यूशन करके आपको अवेलेबल करा देंगे। नेक्स्ट पेपर की तैयारी करें। अब इस पेपर को हो गया बच्चों, तो इसको तो लीव करो, ठीक है। अच्छा ही हुआ होगा, अकाउंट्स का पेपर कभी किसी का खराब जाता भी नहीं है, अच्छे नंबर आएंगे आपके, ठीक है। और आप लोग बस तैयारी करो नेक्स्ट पेपर की। ये पेपर हो गया तो इसके ऊपर ज़्यादा अगर किसी का 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो टॉपिक का जो है पेपर बिल्कुल आसान था। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई टफ था, टफ तो बिल्कुल नहीं था। अगर देखा जाए तो पहला और दूसरा क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है, तीसरा भी क्वेश्चन इजी था। तीसरे केस स्टडी में थोड़ा सा टाइम लग सकता है मे बी, बाकी के आपके मतलब 22-25 नंबर तो 22 और 24 नंबर तो आपके आने चाहिए, ठीक है। बाकी की चर्चा हम नेक्स्ट जो है वीडियो के साथ आएंगे आपके साथ। VSI इसका सब्जेक्टिव पार्ट लेके, ऑब्जेक्टिव तो पार्ट आपके पास आ चुका है। और जो है इस जो भी अगर आप देख रहे हैं वीडियो, तो अगर आपको इसमें कोई भी गलती नज़र आए तो आप कमेंट में बिल्कुल लिख देना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना हमारे VSI को, ठीक है। आपसे थोड़ा सा हमको बूस्टअप मिलता है कि आप लोग देखते हैं कि भाई हम अगर हमारी फैकल्टीज़ का मनोबल भी बढ़ता है, ठीक है। गलत हो तो गलत बताओ, सही है तो सही बताओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पता तो चले ना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे।